हेलो बच्चों, आज हम सेवेंथ क्लास की साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे। इसके पहले हम दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले आप वो दोनों पार्ट्स देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेनली हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका डाइजेशन किस तरीके से होता है, एंड सेकंड है अमीबा में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम ये एक ब्लू बॉक्स में जो कंसेप्ट दे रखा है उसको हम समझते हैं। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ प्रॉब्लम्स फील करते हैं जिससे कि आपका जो स्टूल है वो वाटरी वे में होता है। इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं, मतलब लिक्विड टाइप का स्टूल होता है। ये कंडीशन डायरिया कहलाती है और ये किसी भी रीज़न से हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन है या फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है। तो ऐसी कंडीशन में अक्सर होता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको लू जाना पड़ सकता है, वॉशरूम जाना पड़ सकता है। और क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है वाटर का एंड सॉल्ट का, तो अगर ये वाटर एंड सॉल्ट आपकी बॉडी में वापस नहीं जाते हैं तो फिर ये कंडीशन फैटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी सॉल्ट्स एंड वाटर आपकी बॉडी में उसी अमाउंट में बने रहें जिस अमाउंट में चाहिए होते हैं, आपको करना ये होता है कि पानी को पहले अच्छे से बॉईल कर लें, फिर उसको ठंडा कर लें और उसके बाद उसमें सॉल्ट एंड शुगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिक्स कर दें। और ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसे हम कहेंगे ORS। जैसे कि आप जानते ही होंगे, इसको ORS सॉल्यूशन कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये थोड़े थोड़े टाइम बाद लेने से बॉडी में जो वाटर एंड सॉल्ट का अमाउंट कम हो गया है वो रिप्लेनिश हो जाएगा, वो वापस से आपकी बॉडी में आ जाएगा और आप सेफ़ रहेंगे ऐसी सिचुएशन में। आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बट फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में आप ORS ले लें। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं किसी भी र्यूमिनेटिंग एनिमल का। जैसे हमने ह्यूमंस में पढ़ा था कि माउथ है, देन ईसोफेगस है, देन स्टमक है, देन स्टमक के साइड में लिवर एंड नीचे पैनक्रियास थे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनएस। ये पूरा पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का। पर अगर हम र्यूमिनेटिंग एनिमल्स को देखें तो उनमें कैसा होता है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये फूड पाइप है, यानी ईसोफेगस, ये ह्यूमंस में भी था। देन ये पार्ट स्टमक है जो कि ह्यूमंस में भी था। देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारे पार्ट्स ह्यूमंस में भी थे, यानी कि ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चार पार्ट्स ह्यूमन में भी थे और ये चारों पार्ट्स इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में भी हैं। पर यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, एक है र्यूमन, ये ऑर्गन ह्यूमंस में नहीं होता है, और दूसरा है सीकम जो कि ये वाला पोर्शन है। तो सीकम और ह्यूमन, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो ह्यूमंस में नहीं थे और एनिमल्स में हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ये दो पार्ट एक्स्ट्रा हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इनका प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का। तो सबसे पहले ये जैसे घास है या ग्रास या कोई भी हम चीज़ इन्हें खिलाते हैं तो इसको ये बहुत जल्दी खाते हैं और खाने के बाद अपने र्यूमन में यहाँ पे ये स्टोर कर लेते हैं। मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ये बहुत कम टाइम में खा लेते हैं और खाने के बाद र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। अब जब इनका फूड ख़त्म हो जाता है तब हम देखते हैं कि ये एनिमल्स फूड ख़त्म होने के बाद ये फिर भी मुंह को हिलाते रहते हैं, ये च्यू करते रहते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि इस र्यूमन में स्मॉल लंप में, स्मॉल अमाउंट्स में वो जो फूड इन्होंने खाया है वो वापस इनके माउथ में आता है। ये उसको च्यू करते हैं और च्यू करने के बाद वापस से इनका जो फूड है वो स्टमक एंड बाकी पार्ट्स में जाता है और फिर इसका डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमंस में होता है कि हम खाना च्यू करते हैं और फिर खाते हैं और बाकी स्टमक और फिर बाकी पार्ट में जाके ये डाइजेस्ट होता है। बट इनमें पहले खाना सीधा जाके ह्यूमन में स्टोर हो जाता है, वहाँ पे खाना पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब बहुत कम डाइजेशन होता है उसका,
फिर ये स्मॉल अमाउंट में वापस खाना मुंह में आता है, ये उसको अच्छे से च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद फिर अंदर जाता है फूड और वहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें समझनी है, जैसे कि पहले हमने र्यूमन समझ लिया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होगा जो कि है र्यूमन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कड। तो वो फूड जो र्यूमन में गया था, यानी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है र्यूमन में जो प्रेजेंट है, उसको कड कहते हैं। यानी जब ऑर्गेनिज्म, जब मान एग्जाम्पल लेते हैं काऊ ने ग्रास खाया, वो जाके र्यूमन में स्टोर हो गया और र्यूमन में ये ग्रास पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ये पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास को हम कहेंगे कड। फिर ये कड स्मॉल अमाउंट में आएगा वापस माउथ में और गाय इसको अच्छे से च्यू करेगी और फिर ये स्टमक एंड बाकी पार्ट्स में जाएगा। तो ये जो बार बार जो गाय खाने के बाद वापस से ये जो च्यू कर रही है, वो बार बार मुंह हिला रही है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे र्यूमिनेशन। और जो एनिमल्स इस प्रोसेस से अपना फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको कहेंगे र्यूमिनेंट्स। यानी काऊ है, बुफेलो है, ये सारे र्यूमिनेंट्स हैं। और इनका जो प्रोसेस है, फूड का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे र्यूमिनेशन। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि हमारा फूड और इन एनिमल्स का फूड डिफरेंट होता है। हम राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स ये चीज़ खाते हैं, जबकि ये एनिमल्स ग्रास खाते हैं। और ग्रास में जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है सेल्यूलोज। जैसे कि हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें लेते हैं। और जो ये एनिमल्स हैं, र्यूमिनेटिंग एनिमल्स हैं या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनके फूड में जो मेजर पार्ट होता है वो होता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का डाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो, जैसे कि इनमें र्यूमन है, र्यूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये र्यूमन हमारी बॉडी में नहीं होता, ना ही ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, तो इसलिए सेल्यूलोज का डाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। बट क्योंकि इन एनिमल्स में र्यूमन और ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये सेल्यूलोज को ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने समझ लिया इनका सिस्टम, क्या तरीका है फूड के डाइजेशन का। अब ये तो हमने समझ लिया ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट हम जाते हैं अमीबा पे। तो सबसे पहले हम अमीबा की स्ट्रक्चर समझते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि इनमें एक न्यूक्लियस होता है, देन न्यूक्लियस के साइड में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म को कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिसको वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है अमीबा की। और अमीबा की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो रबर बैंड, तो रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसको लूज छोड़ेंगे वापस वो अपनी शेप में आ जाएगा। तो जिस तरीके से रबर बैंड की शेप चेंज हो सकती है, सेम ऐसे अमीबा खुद अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो ये मेन स्ट्रक्चर है अमीबा की। सेंटर में न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म और फिर सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म में कुछ पोर्शन है जिसको हम कहेंगे वैक्यूल। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, साइड साइड में ये जो है ये है इसका मेम्ब्रेन, और बीच बीच में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं वैक्यूल्स। अब होता क्या है, जब अमीबा को खाना है तो अमीबा के पास माउथ नहीं है कि वो माउथ के थ्रू फूड को इनटेक कर सके। तो ये करेगा क्या कि अपनी ये जो स्ट्रक्चर है, गोल सी स्ट्रक्चर, मान लो यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ये फूड है और यहाँ पे अमीबा है, तो ये जाएगा और फूड को चारों तरफ से इस तरह से घेर लेगा, ठीक है। और फिर ये फूड को इनटेक कर लेगा, ये फूड वैक्यूल में जाएगा। अमीबा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वैक्यूल्स, ये फूड इनमें जाएगा और अमीबा की बॉडी से कुछ लिक्विड सिक्रीट होता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं एंजाइम है जो सिक्रीट हो रहा है। सिक्रीशन के बाद वो एंजाइम इस फूड का डाइजेशन कर देगा। डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे मिलेंगे वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाएंगे जैसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। देन डाइजेशन के बाद
कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनेगा और वो वेस्ट मटेरियल उस वैक्यूल के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, यानी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, जो हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए वो अपना डाइजेशन यानी जो फूड इनटेक है वो स्किन के थ्रू ही करते हैं, और जो एक्सक्रीशन है यानी वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालना वो भी इनकी स्किन के थ्रू ही होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं। तो ये तरीका है फूड को लेने का और फूड को बाहर निकालने का। अब यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई कि ये फूड है और फूड को चारों तरफ से ये इस तरह से घेर लेते हैं। तो ये जो इनका ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, यानी ये इस तरह से एक इम्प्रेशन देते हैं कि इनके पास फीट है और उस फीट से फूड को कवर करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में वो फीट होते नहीं हैं, वो सिर्फ इम्प्रेशन ऐसा देते हैं कि वो फीट है। तो इसीलिए इसको सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट कहा जाता है। अब जब लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चैप्टर समझाया था तो एक टॉपिक वहाँ पे छूट गया था, हाँ ये वाला, कि टूथ डिके कैसे होता है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जनरली वैसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि गुड होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जिसको हम गुड बैक्टीरिया कह सकते हैं। बट जब हम खाना खाते हैं, जैसे हमने शुगर खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और अगर खाना खाने के बाद हमने अपना माउथ वॉश नहीं किया है, हमने प्रॉपर ब्रश नहीं किया है, तो फिर क्या होगा कि ये बैक्टीरिया हमारे माउथ पे ग्रो करेंगे, और जो वो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उस पे ये फीड करते हैं और धीरे धीरे वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि हमारे टूथ डिके का रीज़न होता है। तो हमारे टूथ डिके को बचाने के लिए सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट्स, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और खाने के बाद हमारे अपने माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए, और हर दिन 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में एंड रात को सोने के पहले। तो ये तरीका है टूथ डिके को बचाने का, क्योंकि एक बार अगर हमारा दांत निकल जाता है तो वापस में एक्चुअल में वो दांत नहीं निकल लग सकता जो नेचुरली था, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने दांतों को सुरक्षित रखें पहले से ही, जिससे वो ख़राब ना हो। और हमने रीज़न समझ लिया कि क्या है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड ग्लूकोज वगैरह पे, और वही एसिड सेक्रीट करते हैं, और उस एसिड से हमारे दांत जो है उन्हें वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं टूथ डिके। तो ये कंसेप्ट था जो पिछली क्लास में छूट गया था। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है। एंड स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।